हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूएस वीज़ा इंटरव्यू प्रोग्राम। यहाँ पर इस कोर्स में इस वीडियोस के माध्यम से मैं सिखा रहा हूँ कि यूएस वीज़ा इंटरव्यू को किस तरीके से फेस करना है साइकोलॉजिकल बेस पर। जैसे कि मतलब यूएस वीज़ा इंटरव्यू में यूएस वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी किस तरीके से होती है और आपकी साइकोलॉजी को किस तरीके से मैच कर कर आंसर देना है, ना कि रटा रटाया आंसर्स देना है। तो चलिए सीखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि 214B रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा इंटरव्यू में कैसे ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंटली अपनी इम्प्रूव प्रोफाइल प्रेजेंट करें ताकि ऑफिसर को आप पर ट्रस्ट हो और अप्रूवल मिले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग 214B में रिजेक्ट होते हैं। डेली बेसिस पे सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेट रिजेक्टेड। 214 में सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल रिजेक्ट होते रहते हैं। तो इस समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ और आप पूरा देखिए वीडियो। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं फिर रीअप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रीअप्लाई करते हैं तो वो पुराना जो है पिछला रिजेक्शन को छुपाने की कोशिश करते हैं, ये सभी चीज़ें करते हैं। तो मैं इस वीडियो में अभी क्लियर कर दूंगा। अगर आप ये पैटर्न्स को फॉलो करेंगे तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम रिजवान खाजी है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिछले काफ़ी सालों से वन ऑन वन काउंसलिंग, बिहेवियर, कॉग्निटिव थेरेपी वगैरह करते रहता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है इंटरव्यूज़ में और साइकोलॉजीज में। मैंने काफ़ी लोगों को गाइड किया है। पिछले 20-25 साल से मैं ये काउंसलिंग वगैरह कर रहा हूँ और मेरे ट्रेनिंग कोर्सेज भी काफ़ी लोग ज्वाइन करते रहते हैं जो मंथली बेसिस पे होते हैं और जिसमें मैं उनका प्रोफाइल लेकर भी उनके बिहेवियर के हिसाब से भी उनके पैटर्न्स के हिसाब से मैं उनको एडवाइस देता हूं कि किन चीज़ों में चेंजेस करना है। ये सभी चीज़ें मैं बताता हूं। ये मेरा प्रोफाइल था छोटा सा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि 214 में रिजेक्ट होने के बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से करना है रीअप्लीकेशन जब करते हैं आप। तो क्वेश्चन किस तरीके से वो लोग पूछते हैं, वीज़ा ऑफिसर्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। यू वेर रिफ्यूज्ड अंडर 214B अर्लियर, व्हाट हैज़ चेंज नाउ। तो ये क्वेश्चन जब आता है तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि टफ क्वेश्चन है, राइट। बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ होने के बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि इंटेंशन अच्छा होता है, बाहर जाना है, यूएस जाना है, अच्छा कमाना है, अच्छा मतलब अच्छी लाइफ गुजारना, इस तरीके के इंटेंशंस होते हैं। लेकिन रिफ्यूज़ल के बाद क्या होता है कि माइंडसेट में एक डिप्रेशन आ जाता है। माइंड से उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो एक डिप्रेशन में आ जाता है। तो उस बिहेवियर में ही वो उसी स्टैंड्स में रहते हैं। वो डरते रहते हैं कि माइंड में उनका एक डर रहता है, अरे मैं रिफ्यूज़ हो गया था, अरे मैं रिफ्यूज़ हो गया था इससे पहले, मैंने रिफ्यूज़ हो गया था, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो क्या जवाब दूंगा, किस तरीके से दूंगा, वो पिछले बार के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरीके से माइंड कंटिन्यूसली उसी बारे में सोचता रहता है, हमेशा सोचता रहता है। तो ये एक बहुत रिपीटेड पैटर्न बन जाता है, रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। और जब कोई भी चीज़ रिपीटेड पैटर्न माइंड में अगर बन जाती है तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन जब आता है तो हमारा जो ब्रेन है एक्टिव हो जाता है और डिफेंसिव मोड में चला जाता है। इस बात को आपको समझना है। तो वो डिफेंसिव मोड में जब जाता है तो बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सी घबराहट आ जाती है और पसीने छूट जाते हैं और इस तरीके से होता है। जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो मैच नहीं करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स मैच नहीं करते हैं। तो वीज़ा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती है, दूसरा वर्ड्स मैच नहीं करते हैं, तीसरा जो अप्लाई किए थे आप DS 160 में वो उसके अंदर जो है वो भी मैच नहीं करता है, कन्फ्यूजन आ जाता है। एक साथ आपके ब्रेन को बहुत सारा काम करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है, जैसे कि बॉडी को संभालना, फिर उसके बाद बॉडी के बिहेवियर को संभालना, नेक्स्ट आंसर्स को करेक्ट करना, वर्ड्स को करेक्ट करना, DS 160 के अंदर आपने जो लिखा था उसके बारे में बात करना। ये सभी चीज़ें बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। और इंटरव्यू का टाइम बहुत सिंपल होता है, 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर इंटरव्यू ख़त्म हो जाती है। तो इतना सब गैदर करके ब्रेन को ओवरलोड करके आंसर देना बहुत टफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यू वेर रिफ्यूज्ड अंडर 214B अर्लियर, व्हाट हैज चेंज नाउ,
इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऑनेस्टली बात करना है, आपका डर को बाजू रखिए और सब चीज़ को बाजू रखिए। आप ऑनेस्टली 1 to 1 बात कीजिए, ऑनेस्टली बोलिए जी 2003 में या 2004 में मेरा वीज़ा 214B के अंडर रिफ्यूज़ हुआ था, मैं उसको हाइड नहीं कर सकता, दैट्स ए फैक्ट। ये ऑनेस्टली बताइए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो यही देखना चाहता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली उसे बात कर रहे हो, बता रहे हो। उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप 1 मरतबा रिजेक्ट हुए या 10 मरतबा रिजेक्ट हुए। बहुत सारे लोग को क्या होता है, माइंड सेट यूएस वीज़ा ऑफिसर की थिंकिंग के बारे में वो लोग सोचते हैं कि यार मैं 2 बार रिजेक्ट हो गया था, वो क्या बोलेगा, 4 बार रिजेक्ट हो गया था, वो क्या सोचेगा। उसे कोई लेना देना नहीं है, आपके रिजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को आपको दिमाग में रख लीजिए। आप आज से कॉन्फिडेंट हो जाइए कि उससे आपके रिजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो उसे लेने देना किस चीज़ से है वो भी समझना है, क्योंकि जब रिजेक्शन से लेना देना नहीं है तो उसके किस चीज़ को वो कंसंट्रेट कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर मेरा फुल कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो किस तरीके से बताना है, कितना बताना है, कितने शॉर्ट में बताना है, कितने लॉन्ग में बताना है, कैसे बताना है, ये सभी मैं डिफाइन करता हूँ। वो बहुत एक लंबा कोर्स होता है, क्योंकि शॉर्ट में मैं वीडियोस में नहीं बता सकता। तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर जब आप बता देते हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था 2003 में या 4 में, जो भी है, तो उसे हाइड नहीं करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप जब बता देंगे क्वेश्चन बताने के बाद, नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट आपको कॉन्क्रीट चेंजेस बताने ज़रूरी है कि क्या चेंजेस हुए थे। तब मेरी जॉब न्यू थी और सेविंग्स कम थी, अब 2 साल से स्टेबल पोजीशन है, इनकम बढ़ती है, सेविंग्स और एसेट स्ट्रांग है हो गए। ये सभी आपको बताना है। किस तरीके से बताना है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कंटिन्यूसली बताते जाएंगे जी मेरी 2003 में मेरा वीज़ा 214B के अंदर रिफ्यूज़ हो गया था, मैं उसको हाइड नहीं कर सकता, तब मेरी जॉब न्यू थी और सेविंग्स कम थी, अब 2 साल से स्टेबल पोजीशन है, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ी है, सेविंग्स और एसेट स्ट्रांग है। इस तरीके से आप ब्ला 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 बोलते जाएंगे तो उसके माइंडसेट को ये लगेगा कि भाई बंदे ने तो बहुत सारा रट कर प्रिपरेशन कर कर आ गया है, इस तरीके से वो सोचेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे कोर्सेस में मैं यही सिखाता हूँ कि पैटर्न इंटरप्ट्स और पैटर्न्स को फ्रेमिंग किस तरीके से करना है, साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग किस तरीके से करना है, ये मैं सिखाता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी नहीं समझ सकते। और ये जनरल जो क्वेश्चन आंसर्स की इंटरव्यू में ट्रेनिंग देते हैं वो भी ये चीज़ नहीं सिखा सकते, क्योंकि इसको साइकोलॉजी का एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और साइकोलॉजिकल लेवल पर इसको अंडरस्टैंड करके इसको समझाना पड़ता है। ये चीज़ को आपको समझना है। तो जब आप कॉन्क्रीट जब भी कोई भी चीज़ आप बताते हैं तो एक लेवल में बताना है, कितना बताना है, ये सब आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि रेफ्यूज़ल के बारे में डिस्कशन जब भी आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी से आप बताइए और उसके साथ कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस भी आपको बताना है, जैसे मेरी इनकम बढ़ गई, सेविंग्स और स्ट्रॉन्ग हो गई, इस तरीके से। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप और भी कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बता सकते हैं कि मैंने तब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट भी है, जो मैं रिटर्न इंटेंट को स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म मतलब अभी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया में वो लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्या बताता है कि नेक्स्ट आप वापस आओगे, इंडिया को वापस आओगे, स्ट्रॉन्ग टाइस इंडिया में है, इस तरीके से बताता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर मैं अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो रिपीट एप्लीकेंट्स को क्लियरली बताना होता है कि लास्ट रिफ्यूज़ल के बाद टाइस किस तरीके के टाइस बने हैं, न्यू टाइस, ओल्ड टाइस, ये सभी, और फाइनेंसेस या प्रोफाइल में रियलिस्टिक इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो चलिए, ये तो थी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी, ऑफिसर्स किस तरीके से सोच रहे हैं, है ना। इस चीज़ को समझना है। ये मेरे ट्रेनिंग्स का उद्देश्य ही वही है कि मैं साइकोलॉजी ऑफ वीज़ा ऑफिसर्स आपको बताऊं, ना कि जस्ट क्वेश्चन आंसर। तो वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है और वो क्या सोचते रहता है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो ऑफिसर्स आर हाईली अलर्ट टू रिपीट अप्लीकेंट्स। यहाँ पर अप्लीकेंट्स जो रिपीटेडली जो लोग अप्लाई करते हैं, वो ऑफिसर्स का माइंड उनके लिए हाईली अलर्ट होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना है। फर्स्ट टाइम में जो अप्लाई करते हैं रिजेक्ट नहीं होते हैं,
तो ऑफिसर का माइंडसेट दूसरी तरीके से काम करता है। लेकिन जो रिपीटेड अप्लाई करते हैं दूसरी मर्तबा, तीसरी बार, चौथी बार, तो ऑफिसर्स का माइंडसेट एकदम अलग मोड में होता है। अगर आप इफ यू आर हाइडिंग ए प्रायर रिफ्यूजल इज एन इंस्टेंट रेड फ्लैग, ये आप समझ जाइए, क्योंकि ऑफिसर को पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो वहां पर अगर आप प्रीवियस कोई भी चीज अगर आप छुपा रहे हो, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो आराम से पहचान सकते हैं। यस, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट टाइप ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है बिहेवियर में, किस तरीके से बिहेवियर्स को परखना, जल्द से जल्द बिहेवियर्स को किस तरीके से मालूम करना, उन्हें अच्छा पता होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो हाइडिंग ए प्रायर रिफ्यूजल इज एन इंस्टेंट रेड फ्लैग, इस चीज़ को आपको समझना है। नेक्स्ट, प्रोएक्टिवली एक्नॉलेजिंग इट एंड प्रेजेंटिंग इट बिफोर वर्सेस आफ्टर, इसको भी समझना है। एक्सेप्ट करो, मतलब रिफ्यूज हो गए थे, एक्सेप्ट करो और उसे सही ढंग से आपको प्रेजेंट करना है। नैरेटिव ट्रिगर्स द ऑफिसर्स कंफर्मेशन बायस इन योर फेवर। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करने के बाद सही से प्रेजेंट करते हो, तो दैट नैरेटिव ट्रिगर्स द ऑफिसर्स कंफर्मेशन बायस इन योर फेवर। कंफर्मेशन का जो बायस होता है आपके फेवर में आ जाता है। दे वॉन्ट टू बिलीव यू आर जेन्युइनली चेंज्ड, वो भी बिलीव करना चाहते हैं। सो गिव देम द एविडेंस टू डू सो, इस चीज को आपको समझना है। तो ये नैरेटिव ट्रिगर्स जो है, नैरेटिव को चेंज करना, ये कब होता है, जब आप रिफ्यूजल को एक्सेप्ट करके उसे खुला खुला बता देते हो और अपने चेंजेस को बताते हो। तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी से आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी देख रहा है कि जेन्युइनली आप चेंजेस क्या बताना चाहते हो, किस तरीके का चेंजेस बताना चाहते हो, ये चीज़ को देखना चाहता है। तो आप चेंजेस स्पेसिफिकली अगर बताएंगे तो 100% आपको वो फेवर करेगा और आपका वीज़ा अप्रूव कर सकता है। तो इस चीज़ को समझा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आंसर देते वक्त किस तरीके से देना है, और क्वेश्चन का आंसर जब आप दे रहे हैं तो कंटिन्यूसली अगर आप आंसर देना स्टार्ट कर देंगे तो ये भी रेड फ्लैग है, ये भी रेड फ्लैग है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैंने जैसे बताया कि उसे ऐसा लगता है कि आपने आंसर्स मेंटली पहले से प्रिपेयर करके आए हैं। ये रेड फ्लैग बहुत बड़ा है। जब वो देख लेता है, समझ जाता है कि बंदे ने तो कंटिन्यू बात कर रहा है, कंटिन्यू आंसर स्पीड में दे रहा है या फास्टेस्ट समझा दे रहा है, तो यहाँ पर रेड फ्लैग होता है। तो इससे किस तरीके से बचना है, अगर आप वीज़ा रियली चाहते हो तो इन चीज़ों से आपको बचना ज़रूरी है। तो किस तरीके से बचना है, क्या किन पैटर्न्स पे आपको चलना है, ये सभी मैं सिखा रहा हूँ मेरे 1 मंथ के प्रोग्राम में, ताकि आपको समझ में आए कि आंसर्स कितना शॉर्ट देना है, कितना फुल आंसर देना है। ये पूरा मेरा 1 मंथ के कोर्स में मैं सिखाता हूँ। तो चलिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्रोग्राम्स। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूँ, जिसमें इसके बारे में मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप मेरा पहले फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से बहुत सारे चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ताकि आपको वीज़ा इंटरव्यू में थोड़ी सुविधा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं वीज़ा इंटरव्यू के वेबिनार में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।